तो जो ये मेरी एक पहली क्लास है, इंटरेक्शन क्लास है मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर। तो जो इसमें बात करने जा रहा हूँ मेंटरशिप के लिए, देखो 3 तरह के एस्पिरेंट्स हो गए आप में से। तो एक तो वो लोग हो गए जिन्होंने अभी तैयारी करने का सोचा है, और दूसरे वो लोग हो गए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और तीसरे वो लोग हो गए जो मेंस भी लिख चुके होंगे, है ना, और कहीं उनको और ज़रूरत पड़ रही होगी किसी चीज़ की, एक गाइडेंस की बोल दो, या आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो जो मेरा मेन फोकस रहेगा आज के इस डिस्कशन में, वो रहेगा जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट करनी है और जो कर चुके हैं उनके ऊपर मेनली, और जनरली सभी के लिए रहेगा। तो मैं करना क्या जा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे तो आप सबने जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उनको पता लगा होगा कि क्या इसको कुछ किस तरह का ये कोर्स होने वाला है, और जिन्होंने अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया वो अभी कुछ दिन तक फिर से करवा सकता है। तो इस कोर्स में क्या है कि मैं आपके लिए एक प्लानिंग बनाऊंगा, एक प्लानिंग रहेगी हमारी तरफ से, और उस प्लानिंग के ऊपर जो काम करना होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं वो बातें बताऊंगा कि जो आपके लिए ज़रूरी है कि 1 साल तक आपने अपने आप को किस तरह से इस तैयारी में रखना है। तो 1 साल का प्रोग्राम है ये, मार्च से लेकर 2023 के अप्रैल तक। तो उस पूरे पीरियड में आपने क्या काम करना है, और कैसे आपने बुक्स पढ़नी है, और कैसे अपने आप को इवैल्यूएट करना है, और क्या क्या आपकी स्टेजेस रहेगी, किस स्टेज में क्या करना है। तो जितना भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर ही मैंने ये शेड्यूल तैयार किया है। अब देखो, अगर हम वैसे देखें, अब ये प्रेपरेशन अगर होल प्रेपरेशन है, देखो सबसे पहले तो क्या है, प्लानिंग प्लस स्ट्रेटजी, प्लानिंग प्लस स्ट्रेटजी। अब इस प्लानिंग और स्ट्रेटजी में क्या है, इसमें हमारी आएगी बुक्स कौन सी पढ़नी है, और कैसे पढ़नी है, और कितना टाइम किसको देना है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग बना रहा हूँ, आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं है कि उसके बेस पर ही चलना है आपने, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। बट अगर आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग, तो आपको 80-90% मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपको उस जर्नी में वो चीज़ें हेल्प करें। तो अब देखो, ये जो काम है, ये मेरा काम रहेगा आपको बताना कि आपने ये करना है, फर्स्ट स्टेज में ये करना है, सेकंड स्टेज में ये करना है, थर्ड स्टेज में ये करना है, और पूरे साल आपने ये करना है। तो ये एक सेल्फ स्टडी वाला प्लान बन जाएगा। अब देखो, दूसरा इस प्लानिंग के ऊपर होगा वर्क, काम करना, और वो आपका होगा। अब उस वर्क के लिए चाहे आपकी डेडिकेशन कितनी चाहिए, और कितनी क्वांटिटी चाहिए, और क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको अरेंज करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास एक फिक्स्ड गोल रहेगा, और आपकी एक प्लानिंग जो हमारे साथ बनी हुई है वो रहेगी, और आपकी डेडिकेशन रहेगी, एक मोटिवेशन रहेगी। क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि मैं भी ये समझ रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना कोचिंग के ही तैयारी करनी है। तो ये जो जितने भी जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपको अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो वर्क आपका रहेगा। अब ये वर्क का क्या रहेगा कि आपको 15 दिन का मैं एक टास्क दूंगा, या मैं या हमारे जो कोई और टीचर्स हो गए हर एक सब्जेक्ट के। अब उन 15 दिन के लिए आपने उस जो आपको टास्क दिया है उसके साथ आपने स्ट्रिक्ट रहना है। भैया मैंने ये करना है, ये मुझे काम मिला हुआ है। अब देखो, प्लानिंग हुई, वर्क हुआ, उसके बाद आती है आपने जो काम किया है, जो आपने वो पढ़ा है, क्या वो सही जगह जा रहा है। तो अगला होगा क्या, इवैल्यूएशन। तो आपने उसको इवैल्यूएट करना है, और इवैल्यूएशन का काम भी कौन करेंगे, हम करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे, हर एक 15 दिन के बाद जो हमने आपको पढ़ने का दिया होगा उसका आपके सामने एक टेस्ट रखा जाएगा, और ये टेस्ट करना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी होगा।
और ये इसलिए मैंडेटरी होगा, इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो काम। फिर से देखो, बार बार मैं इस बात पर ज़रूर फोकस करूंगा कि अभी आपको लगेगा कि ठीक है हम कर लेंगे, बट सवाल ये है कि आप कितने दिन तक कर पाओगे। क्योंकि ये जो जर्नी है ये ऐसा तो नहीं कि 1 महीने वाली है, 2 महीने वाली है। इसके लिए आपको पूरे साल अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा और कभी भी आपको वो एटीट्यूड नहीं लाना पड़ेगा अपने अंदर कि चलो ठीक है आगे कर लूँगा, आगे कर लूँगा। अगर आपने एक बार आपकी ये आदत ढल गई कि जो आपको 15 दिन का टास्क दिया था वो आपने नहीं पूरा किया, तो अगले 15 दिन में फिर वो डबल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। और फिर मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जो मेंटरशिप है मैं वैसे भी देता आ रहा हूँ। चलो इतना फ़र्क है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मल तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इनफॉर्मली मैं बहुत लोगों के साथ जुड़ा हूँ इस तरह से, बहुत लोग, कोई जॉब कर रहा है, कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई स्कूल में टीचर है, कोई भी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं इनफॉर्मली इस तरह से जुड़ा हूँ। पर मुझे ये लगता है कि ये एक आपकी मोटिवेशन होती है कि मुझे करना है, वो शायद ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहती। कोई 1 महीने के बाद छोड़ देता है, कोई 2 महीने के बाद, कोई 3 महीने के बाद, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पूरा कर पाते हैं। और मैं आपको कभी उन लोगों से मिलवाऊंगा भी कि जिन्होंने इसी तरह से पेपर क्रैक भी किया है, बट उनके पास एक शक्ति ज़रूर रही है, वो रही है कि उन्होंने इसमें कॉन्टिन्यूटी रखी है, तोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। अगर किसी वजह से छूट भी गया 5-10 दिन के लिए तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं कि एक प्रोकास्टिनेट कर दिया कि चलो ठीक है अब अगली बारी करूँगा, चलो ये स्किप कर देता हूँ, वो स्किप कर देता हूँ। आपको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी साल निकालना, आपने तैयार करनी है। तो 1 साल के बाद आप पेपर देने जाओगे पूरी तैयारी के साथ। और हम ये सब जानते हैं कि इस टाइम कंपटीशन कितना है हिमाचल में क्या पूरे इंडिया में है। पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, और उधर से क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन की एक बम्बार्डनेस है, इधर से ये इन्फॉर्मेशन, इधर से वो इन्फॉर्मेशन, इधर से ये किताब, इधर से वो किताब। तो ऐसे में क्या होता है कि एक फ़िल्टर करना बड़ा ज़रूरी होता है। कम रिसोर्सेज के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अगर जो आपके कुछ सवाल आते रहेंगे बीच में, तो आप अपने वॉइस के द्वारा भी पूछ सकते हैं, और जो चैटिंग वाला बॉक्स है, सेक्शन है, उसमें भी आप डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन, है ना। बाद में थोड़ी जब हमारी बात हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद आप सभी लोग एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो हाँ, मैं बात कर रहा था प्लानिंग, स्ट्रेटजी और वर्क आपने करना है। और एक, चाहे हार्ड वर्क बोलो इसको, चाहे स्मार्ट वर्क बोलो, और चाहे एक रूटीन वर्क बोलो, वो आपको करना पड़ेगा। अगर जिनको लगता है कि बिना रूटीन के अगर आप ये काम कर पाओगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको ये ख्वाब ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना ही पड़ेगा आपको आपका एक फिक्स रूटीन होना ही चाहिए। किस टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किस टाइम आप बुक पढ़ रहे हो, किस टाइम आप अपना रिवीजन कर रहे हो, है ना। तो 15 डेज़ के बाद आपको ये ज़रूर करना है कि आपको पेपर देना है। तो मैं यही बताऊंगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे वो एंड तक वो जुड़े रहेंगे जो इसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होगी। अब उसके बाद भी, क्योंकि आप लोग कोचिंग तो नहीं ले रहे हो, आप तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि अब मैंने आपको बताया कि आपने अभी ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी के मैंने टास्क दे रखे आपको। तो हो सकता है कि 15-20 दिन में जब आप पढ़ाई की होगी, जब आपने टेस्ट किया होगा, तो उस टाइम आपने देखा कि मेरे तो बहुत सारे डाउट्स हैं, मेरे तो वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो एक जो सेक्शन होगा आपका टेस्ट के जो नेक्स्ट डे होगा, 15 डेज़ के बाद आपका टेस्ट होगा, और 16 डे में क्या होगा, आपके सामने एक टीचर के साथ क्लास होगी, जिसमें आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, और किस तरह से पढ़ना है ये पूछ सकते हो। जो भी आपको लगता है, छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्लियर कर सकता है। पर वो एकदम से ऐसी क्लास तो नहीं हो पाएगी कि आपको सारा ही पढ़ाया जाएगा। हाँ, जो टेस्ट दिया होगा उसके ऊपर प्रॉपर एक डिस्कशन होगी, ठीक है जी। और क्लास में चलो आपके सारे डाउट ना क्लियर हुए, तो उसके लिए हम एक और प्रावधान रखेंगे कि एक दिन हम इस तरह रखेंगे 15 दिन का अंदर, कि ताकि आप टेलीफोनिकली भी बात कर सको। अगर चाहो तो विजिट कर दो यहाँ पे चंडीगढ़ आके, है ना। तो वैसा भी हम एक रखेंगे। और 20 या 25 दिन के बाद मेरे साथ आपका एक और अलग से एक सेशन हुआ करेगा। चलो, जो तो एक्सपर्ट टीचर है वो भी आएगा, और मेरे साथ आप और भी अपने जितने भी डाउट्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो 20 या 25 दिन के बाद, या मेरे साथ होगा कोई और टीचर होगा जो आपके लिए काम करेगा। तो ये डाउट वाला काम हो गया, ठीक है जी।
और उसके बाद अब इस पूरी 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 तैयारी को और इस पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम से हायर लेवल तक ले जाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। तो मैं हमेशा ये बताऊंगा आपको, कम रिसोर्सेज रखो और आपकी इतनी सटीक प्लानिंग होनी चाहिए कि एक साल में मैं यही पढ़ पाऊंगा, इतना ही पढ़ पाऊंगा। अगर उसको ही आप सही से पढ़ोगे तो एक साल में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च रही है उसके बेस पर मैंने जो बनाया है मॉडल, तो वही मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अब देखो जी, जो कोर्स ड्यूरेशन हमने रखी है तो ये 13 से 14 मंथ चलेगी, मतलब एक साल से ऊपर नीचे हो सकता है। और ड्यूरेशन का क्या रखा हमने, मार्च 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक। अब आप समझ लो कि आपका काम कल से स्टार्ट कर दिया। अगर आपने सोचा हुआ है कि कुछ करना है, यूपीएससी है, एचएएस है, अलाइड है, तो आप इस बात को एकदम क्लियर कर लो कि ये मेरा दिन आज से ही स्टार्ट होता है और आज से ही मैं काम करने वाला हूँ। और इतना मैं बताऊँ कि अगर आप लोग सच्चे मन से काम करोगे, पूरी श्रद्धा से काम करोगे, तो हम लोग आपको हर तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी हो पाएगा हमसे, राइट। तो अब देखो जी, टारगेट क्या है हमारा, एचएएस, अलाइड और इवन चाहो तो आप यूपीएससी को भी टारगेट कर सकते हो। तो हमारा पर्टिकुलरली ये रहेगा एचएएस, अलाइड, और जनरली ये रहेगा। और द कोर्स विल बी इन द टोटल 4 स्टेजेस। तो अब जो मैं आपको टास्क देता रहूँगा वो इन 4 स्टेजेस को सामने रख के ही दूंगा, इन 4 स्टेजेस को सामने रख के दूंगा और आपने ये फॉलो करना है। फिर से यही बताऊंगा कि आपको विश्वास करना पड़ेगा हमारे ऊपर। तो जो पहली स्टेज है, देखो ये सिर्फ मैं आपको 10 दिन का टाइम देता हूँ। ये किसके लिए है, जिन्होंने अभी स्टार्ट करनी है, जो स्टार्ट कर चुके दोनों के लिए। 10 डेज में 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक नो अबाउट एग्जाम, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन, एग्जाम एनालिसिस, इवन एडवांस वाले भी कर सकते हैं। ये देखो ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आपको वो चीज़ पता भी है ना, तो मैं कहता हूँ कि मेरे कहने पर आप करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको पता भी है तो भी करो। क्या करना है आपने, सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में जानना है। मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसे कि आप ऐसे आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे सीधा हवा में तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम के बारे में जानो और सिलेबस ज़रूर देखो, पढ़ो सिलेबस को। उसके साथ आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए सिलेबस के साथ, चाहे प्री का है चाहे मेंस का है। तो सिलेबस आपको पता होगा तो आपको खुद पता चलेगा कि उस सिलेबस के अंदर अगर 1000 सेंटेंस लिखे होंगे, 1000 में से कितने सेंटेंस आपको पता है, कितने सेंटेंस आपको नहीं पता है। अगर वहाँ लिख लिया डांस फॉर्म इन इंडिया, तो हो सकता है आपको पता होगा उस चीज़ के बारे में, डांस फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा होगा आपने। और उधर कोई और शब्द लिखा होगा, आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको चलो ठीक है, सुना सुना लग रहा है। अब एक चीज़ और ही होगी, और वो कोई ऐसी होगी जो आपने सुनी नहीं होगी आज तक, जैसे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। तो अब मैं चाहता हूं कि आप पहले इतना समझो कि आपको पहले कितनी फेमिलियरिटी है उस चीज़ के बारे में, तो ये जानना ज़रूरी है। फिर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने इसलिए देखना है, अगर आप प्री का क्वेश्चन देखोगे ना, अगर आप 4 साल पहले क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ और चीज़ें दिखेगी, सीधे क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आप बिल्कुल पिछले साल का देखोगे तो आपको एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो आपको बड़े आसान क्वेश्चन दिखेंगे। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा आपको एक एनालिसिस करना है, प्रॉपर एक मंथन करना है इसके ऊपर, और एग्ज़ाम एनालिसिस करना है। और देखो जो लोग एडवांस लेवल पे है, जिन्होंने अभी मेंस भी लिख लिया है, वो भी ज़रूर देखें इस चीज़ को कि एग्ज़ाम का प्रॉपर एनालिसिस करें। वो खुद का ही कर ले एक बारी कि उन्होंने पिछले साल क्या किया था और कितने उनके मार्क्स आए थे, और कितने जो उस साल सेलेक्ट हुए थे उनके कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स में कम रहा, क्या मेरा ऑप्शनल था, क्या मेरी किस में क्या दिक्कत रही। तो 10 दिन मैं कहता हूँ आप इस पे लगाओ, और वो लगाना ही चाहिए हर एक आदमी को। क्योंकि हमें ये भी देखा है कि जैसे हमारे पास बच्चे स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए भी आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है उनको। देखो कोई तो स्मार्ट लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि हमारा है क्या है, हमारा जो एरिया है, एरिया जहाँ हमें वर्क करना है वो क्या चीज़ है, तो वो जल्दी कर लेते हैं, कोई लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये बात कि आप अपनी पूरी एक देखें कि आप किस काम के लिए जा रहे हो। तो उस बैटलफील्ड के बारे में तो पता होना चाहिए ना। नेपोलियन की बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती थी। नेपोलियन हमेशा ये बात बोलता था कि अगर मैं कहीं लड़ने जाता हूँ तो लड़ाई के बारे में बाद में सोचता हूँ और
उस स्थिति को मैं पहले भांपता हूँ कि सामने वाले की आर्मी कितनी बड़ी है, सामने वाले की टेरिटरी कैसी है, प्लेन वाली है या हिली एरिया है ना। तो ये सारी चीज़ें करके ही वो अपने आप को खड़ा करता था कि हाँ अब मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो हमेशा वो बोलता था कि 80% वॉर तो मैं तभी जीत जाता हूँ जब मेरी एकदम से मुझे पता लगता है कि क्या स्थिति है, उसके ऊपर ही मैं अपनी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बनाता हूँ। तो आप 10 दिन तक ये करिए। तो अगले 10 दिन के बाद फिर मेरी क्लास होगी। मैं अभी आपको टास्क दूंगा हमने करना क्या है। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप 10 दिन पहले स्टेज में कुछ ना करें, अपने आप को प्रॉपर देखें और अपने जो आपके कोई जानने वाले लोग हैं जो तैयारी करें उनसे बात करें, जो सिलेक्टेड है उनसे बात करें, हमसे बात करें, अपने आप को एकदम पूरा तैयार करें कि क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे क्योंकि देखा देखी में करने वाली चीज़ें नहीं होती। उसके बाद आती है जी सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या है, देखो अब ये नोट करना 5 मंथ के लिए है और इस 5 मंथ में मैंने जो फोकस किया वो है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़नी है और बिना एनसीईआरटी, देखो जो लोग ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी से नहीं बात बनती या एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल झूठ बात है। और मैं ये मानता हूँ कि एनसीईआरटी से बड़ा जो मटेरियल है ना वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब आपने अगले जो 5 महीने हैं, अगर आप सीरियसली एनसीईआरटी के ऊपर काम करोगे ना, एनसीईआरटी, एक अखबार और एक एचपीजीके की बुक। अब एचपीजीके कहाँ से पढ़ोगे आप? जगमोहन बलोढ़ा की किताब है, उसको रखो आप रेफरेंस के तौर पर। उसके साथ अब हमारी बुक पढ़ लो, साथ में इकोनॉमिक सर्वेंट बजट पढ़ लो। और हिमाचल का एक अखबार पढ़ना है अपने, ट्रिब्यून, जिसमें हिमाचल की न्यूज़ दी होती है। और दूसरा गिरिराज की हमारी एक वीकली एनालिसिस आती है, मिलन सर करता है उसको भी आप अटेंड करें। तो हिमाचल वाला पार्ट और एनसीईआरटी वाला पार्ट और करंट अफेयर वाला पार्ट, इन 5 महीने में आपने ये खुद डिसाइड करना है कि आपकी एनसीईआरटी कम से कम 2 रिवीजन लगनी चाहिए। और चीज़ों को अंडरलाइन करो, जिसको अच्छा लगता है अंडरलाइन करना। और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने अंडरलाइन ही करना है, और ये भी नहीं कि आपने नोट्स ही बनाना है। तो नोट्स बनाना पहली रीडिंग में मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप नोट्स बनाओ, कि आपको समय बहुत लगेगा और आपका नोट्स बल्कि बन जाएगा। तो पहली रीडिंग में आप पढ़ो, टेस्ट दो, और सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनाओ या जिस्ट बनाओ या अंडरलाइन कर दो। कोई लोग, जैसे मैं जब पढ़ता था मैं तो अंडरलाइन करता था और किताब के साइड में ही लिख लेता था। तो इससे मैं आपको बताऊं कि चाहे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, आपको एक इतनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपका 40-50% सिलेबस उधर ही कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पे आपने फोकस करना है। और अब यहाँ पे मैं इस सेकंड स्टेज में बताऊंगा कि एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखो 15 डेज स्टडी अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। तो 15 दिन का आपको प्लान दिया जाएगा एनसीईआरटी का। अगर जैसे मालूम ज्योग्राफी कर रहा है, तो अब मुझे लगता है कि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है 6th and 7th की आसान है। तो मैं आपको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आपको 6th and 7th की एनसीईआरटी पढ़ने को दे देंगे। और 15वें दिन क्या होगा, आपको 16th डे क्या होगा, 15 दिन के बाद एक टेस्ट होगा। और 17th डे में क्या होगा, लाइव इंटरेक्शन विद मेंटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो भी टीचर होगा। और 20th डे को मेरे साथ आपकी इंट्रोडक्शन होगी। और अबव गिवन शेड्यूल विल रिमेन इन फोर्स फॉर द एंटायर कोर्स। तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो अब देखो, अगर आप खुद समझो, अगर आप हमेशा क्या होता है कि भी हमारे ऊपर एक प्रेशर भी रहना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल प्रेशर, ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए कि आप दब जाओ। तो वो प्रेशर आपको ये रहेगा, 15 दिन मेरे पास मिले हुए हैं, 16वें दिन मेरा टेस्ट है, 17वें दिन मुझे टीचर के सामने पेश होना है। तो उसमें मेरी कैसी तैयारी होनी चाहिए और मुझे मेरी मेहनत बेकार भी नहीं जानी चाहिए। तो 15-15 दिन के ऐसे छोटे छोटे गोल्स हम बनाते रहेंगे, उसको अचीव करते रहेंगे, फिर से वही रूटीन वर्क आपका रहेगा। तो अब देखो, अब इस सेकंड स्टेज के अंदर जितनी भी एनसीईआरटी है, और अगर मैं उन एनसीईआरटी की बात करूं डिटेल में, तो एनसीईआरटी है बहुत। तो मैंने क्या कर दिया कि एनसीईआरटी वही सेलेक्ट की है जो मुझे लगा है कि ये एनसीईआरटी बहुत काम की है। क्योंकि एनसीईआरटी 35-40 एनसीईआरटी है, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप 35-40 एनसीईआरटी पढ़ो और सब की सब पढ़ो। तो मुझे ये लगता है कि जो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए वही मैंने यहाँ पे रखी है। तो वो ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं, कुछ ही एनसीईआरटी है। देखो जी, पहले आता है हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर। और अब इन एनसीईआरटी का क्या है कि आपने जैसे सुना होगा, कोई बोलता है ओल्ड पढ़ो, कोई बोलता है न्यू पढ़ो। तो मैंने वो भी डिसाइड किया कि कौन सी ओल्ड पढ़नी है, कौन सी न्यू पढ़नी है। और दूसरी प्रॉब्लम रहती है कि एनसीईआरटी इकट्ठी कहाँ से करें। देखो अभी मैंने भी जैसे अपनी तैयारी करता था तब थी हमारे पास एनसीईआरटी, कुछ मैंने भी कुछ सेट इकट्ठे किया है।
तो अब आप लोगों की मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ इसमें कि जो हमने एनसीईआरटी जो इकट्ठी करी है, जो ये पूरा सेट बनाया है, तो वो एनसीईआरटी की हम आपको फोटोकॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर जिससे अरेंज नहीं हो रही है खुद से, जो जिसको लगता है कि मुझसे नहीं अरेंजमेंट हो रही है एनसीईआरटी की, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। पर इतना है कि क्योंकि उसकी हार्ड कॉपी मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कभी ओल्ड है या न्यू है, तो इसका ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेट बना हुआ है उसको ही हम फोटो कॉपी करके एक सेट बनाएंगे, जितनी उसकी फ़ोटो कॉपी की कॉस्ट होगी उतने में आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको थोड़ी सी मेहनत वो बच जाएगी आपकी कि आपने कहाँ से इसको अरेंज करना है। तो अब देखो जी, अब क्या कर दिया, एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का अगर हम बात करें, 6th एनसीईआरटी है एंशिएंट इंडिया रोमिला थापर द्वारा, ओल्ड वाली पढ़नी है। 7th की और पास 2nd ये मिडिवल वाली पढ़ती है। 6th एंड 7th एक एंशिएंट की बात करेगा, एक मिडिवल की बात करेगा, और ये दोनों ओल्ड वाली है। उसके बाद 11th की है एंशिएंट इंडिया RS शर्मा की, ये भी है ओल्ड वाली। और उसके बाद है 11th की मिडिवल इंडिया सतीश चंद्रा, ये भी है ओल्ड वाली। और फिर है 11th एंड 12th की तमिलनाडु एनसीईआरटी। अगर आपने ये सारी एनसीईआरटी कर ली तो मैं आपको पूरे दावा से बोलता हूँ कि आपका एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर अच्छे से हो जाएगा। हाँ, इसमें मैं एक एनसीईआरटी लिखना भूल गया, वो 11th क्लास की है, वो इंडियन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट्स के ऊपर ही है वो, है ना, वो आप साइड में नोट कर सकते हैं। तो वो एक एनसीईआरटी होगी। तो इससे क्या कंप्लीट हुआ हमारा एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। अब जो मिडिवल है वो भले ही हिस्ट्री में नहीं, वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, बट फिर भी हमें क्या करता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। तो ये एक बुक की जो मैंने ये बना रखी है पीपीटी, PDF के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, बट इसमें एक वो 11th की ऐड कर देना। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए आपने 3 एनसीईआरटी पढ़नी है, वैसे और भी एनसीईआरटी है। तो 8th की 2 एनसीईआरटी, आवर पास्ट 3 और पास्ट 3 की पार्ट 1 पार्ट 2, 2 एनसीईआरटी है 8th की, और एक एनसीईआरटी है 12th की, मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्र। तो ये एनसीईआरटी हो गई मॉडर्न की। एंशिएंट की हो गई 5 किताबें, एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर की, और छठी एक और है जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट वाली है। तो 5 किताबें इधर हो गई, और उसके बाद और तो 8th की हो गई, उसकी मॉडर्न की हो गई 3 एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी 8th की है और एक एनसीईआरटी 12th की है। बेच में एनसीईआरटी है, पर उनको इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी या तो इनमें मिलेगी या तो इनमें मिलेगी, तो इसलिए 3 ही रखनी है आपने इसके लिए, है ना। तो मेरी जो फिलॉसफी बोलते हैं कि आपको ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, जो करना है वो सही से करना है, वो विद टेस्ट करना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के साथ करना है, तो ये रहेगा। अब उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी मेंस में, है ना, प्री में इतना ज़्यादा नहीं है इसके लिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री ओल्ड वाली है 2 किताबें, एक है 9th की और एक है 10th की, और इनका जो राइटर है वो अर्जुन देव है। 9th की है हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1, और 10th की है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2, और ये दोनों ओल्ड है ना। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इनको ढूंढने में, तो मैंने बता दिया इसका, हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि हम आपको सेट बना के भेजेंगे, बट भेजेंगे फोटोकॉपी करके, जो अरेंज नहीं कर पाएगा अपने लिए, ठीक है जी। तो ये हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री वाली किताबें। तो नेक्स्ट है, आता है बात ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की क्या करनी है, हमने ओल्ड वाली नहीं पढ़नी। देखो ओल्ड वाली भी वैसे ओल्ड वाली अच्छी है और उसमें डिटेल भी ज़्यादा है, बट अगर हम देखते हैं प्रॉपर एक एनालिसिस करें तो उससे ये निकलता है कि जो न्यू वाली है वो भी अच्छी है, उसमें भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दे रखी है ना। उसमें थोड़े अलग से मैप्स दे दिए, फोटोग्राफ्स बना दिए, तो इससे और ज़्यादा बढ़िया बना दिया उसको। तो इसमें डबल मेहनत ना करनी पड़े, तो इसलिए क्या कर लो आप, एकदम से न्यू वाली पढ़ लो। तो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक। अलाइड में क्या है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, देखो प्री के लिए अलाइड सर्विसेज में 1857 के बाद की बात हो सकती है ना, बट अलाइड सर्विसेज में क्या होता है, मेंस भी है, और जो मेंस का जो सिलेबस है ना अलाइड वाला, वो उन्होंने क्लियरली नहीं मेंशन किया है। पर अगर आप पिछले पेपर देखते उठा के, तो उससे हमें ये लगता है कि जो क्वेश्चन है जो वो पूछे जाते हैं एचएस वाले सिलेबस में से ही, तो सिलेबस दोनों का बराबर ही है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों से एक बार आप इतनी सही से तैयारी करें अलाइड और एचएस की,
इकट्ठे करके, है ना। तो प्रीमियम में ऐसा बोल सकते हैं, पर मेंस के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो एनसीईआरटी 6th से लेकर 12th तक पढ़नी है हमने। तो अलग अलग नाम है इनके, जैसे एनसीईआरटी 6th की है द अर्थ आर हैबिटाट, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, है ना, अलग अलग कर रखी है। तो अब आपके लिए शेड्यूल भी इसी तरह से बनाए गए कि जैसे मान लो 6th and 7th की है तो ये जल्दी होने वाली है, तो इसके लिए 15 दिन में हो सके हम 2 का टारगेट दे दें। जब हम +1 +2 में पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनका जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके लिए हो सकता है उसके लिए फिर हम थोड़ा टाइम ज़्यादा बनाएंगे। तो कोशिश ये करें कि एक एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाहता है कि जो एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही हो और एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो उसके लिए भी वो जो शेड्यूल है वो अच्छा रहे, है ना। तो और यहाँ तक हो सकता है कि कई लोग थोड़े स्लो लर्नर भी हो सकता है, तो उनको थोड़ा सा अपने साथ अपने को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ही आप 1 साल में कवर कर पाओगे ये सब कुछ को, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जो अब इसकी जो अगली जो एनसीईआरटी है +1 +2 की एनसीईआरटी है वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में है, तो उसके लिए थोड़ा क्या हमें टाइम चाहिए। तो +1 की 4 एनसीईआरटी है और +1 की 2 एनसीईआरटी है और +2 की 4 एनसीईआरटी है। तो इसके लिए हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना है। अच्छा, एक चीज़ अब हम और कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी आप यहीं पे समझ लो कि हम क्या करेंगे, एक टाइम में इन 5 महीनों के लिए 2 एनसीईआरटी इकट्ठे चलाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो एक ही चीज़ पढ़ने से बोर भी हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी शुरुआत में मालूम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, तो पॉलिटी के साथ एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर लेंगे ताकि आपकी पैरेलली 2 एनसीईआरटी चलती रहे। तो अगर एक की ही करके लेके चलेगा फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे इधर आप ज्योग्राफी कर रहे हो, इधर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, है ना, तो ऐसे पैरेलली 2 चीज़ें चल रही होगी। और तीसरी चीज़ आपको साथ में क्या चलानी पड़ेगी, हिमाचल जी के, है ना, और साथ में क्या, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, है ना। तो पहली जो स्टेज है, जो एनसीईआरटी वाली स्टेज है, इसमें मेन फोकस आपका एनसीईआरटी के ऊपर ही रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कर सकते आप एनसीईआरटी जो अदर सब्जेक्ट जैसे एचपीजी के है या करंट है उसकी कॉस्ट पे एनसीईआरटी छोड़ दें, नहीं, क्योंकि आपने दिमाग में रखा है कि मेरे जो 4 महीने हैं वो मैंने एनसीईआरटी को डेडिकेट है मेरे। अगर एनसीईआरटी हो रही है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं भी मैनेज हो रहे हैं तो भी छोड़ दो, क्योंकि फोकस होना बड़ा ज़रूरी है, टारगेट को अचीव करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए एनर्जी आपकी बंट ना जाए। और आपको 5 महीने के बाद जब आपको ये एहसास होगा कि मेरी तो सारी एनसीईआरटी कंप्लीट है, तो आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट्स रहेगी, है ना, कि आपको लगेगा मैंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, और आपको दिखेगी भी वो चीज़, और अगले स्टेज के लिए आप एकदम होता है ना एक टेक ऑफ वाली स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से बात करता है कि खरीफ क्रॉप क्या है, राबी क्रॉप क्या है, नेशनलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है ना, जो ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमारी आगे एडवांस स्टडी में ज़रूरी है, तो उन सब की आपकी फेमिलियरिटी एनसीईआरटी के अंदर होगी। तो इन 5 महीनों में आपका मेन फोकस एनसीईआरटी पे रहना चाहिए और थोड़ा सा फोकस अदर में होना चाहिए। अगर नहीं भी होता अदर पार्ट तो छोड़ दो, पर एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है आपने। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि अब अगली स्टेज में जाके आप, जहाँ मैं एडवांस जो बुक्स है उनकी बात करूँगा, तो वहाँ पे आप वो तो पढ़ रहे हो पर आपकी एनसीईआरटी क्लियरिटी है नहीं है, फिर बात नहीं बनी, फिर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बारी आपकी एक चीज़ पक्की होनी चाहिए और इसका लॉस नहीं होगा, आप विश्वास कर लो इस बात पे, आपकी आगे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है जी। अब उसके बाद है जी पॉलिटी वाला पार्ट। अब पॉलिटी में देखो 2 ही किताबें हैं पॉलिटी में, और ये दोनों किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें दोनों जो मैंने सेलेक्ट करी है, एनसीईआरटी 11th की, एनसीईआरटी 11th की। एक एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अब देखो वैसे तो पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत किताब है, सफिशिएंट है वो, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, इन्होंने इतनी आसानी से चीज़ें लिखी हुई है, इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, डीपीएसपी की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, ड्यूटी से क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, छोटी छोटी बातें बताई हुई है। फेडरलिज्म होता क्या है, तो जो भी छोटी छोटी बातें होती है ना, एक सिटीजन क्या होता है, एक एलियन क्या होता है, तो ये सारी जो क्लियरिटी है ये इसके अंदर मिलेगी आपको। और उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है, बहुत बार हम ये पढ़ते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनलिज्म, ये क्या है कि छोटे छोटे कंसेप्ट है ये, और उन कंसेप्ट को मिलाकर थ्योरी बनी है। और यही जो थ्योरीज है यही आगे क्या होती है, प्रैक्टिकली ये यूज़ होती है।
है ना। तो ये जो छोटी छोटी थ्योरी है ये सारी इसके अंदर दी गई है। तो दो ही किताब है, ये आपकी वोकैबुलरी को, आपकी फाउंडेशन को बड़ी स्ट्रॉन्ग कर देगी, है ना। तो जब ये हो जाएगी आपकी और इसके ही आप टेस्ट लिखोगे, सही से टेस्ट दोगे, तो मैं कहता हूँ कि लक्ष्मीकांत पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आप उस चीज़ को पढ़ना इंजॉय करोगे, ठीक है ना। तो दो किताबें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी 11th की है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोनों 11वीं किताब है और दोनों आपने पढ़नी है। अब है इकोनॉमी। अब एनसीईआरटी क्लास 11th की है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमी एक और 12th की है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कहते माइक्रो कहते मैक्रो, तो हमने मैक्रो को समझना है ब्रॉडर सेंस में। और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो किताब है ये, वैसे और भी बड़ी सारी किताबें उनको हम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें डाटा फैक्ट वगैरह ज़्यादा है, तो इनसे काम चल जाएगा। क्योंकि आगे जो किताब पढ़नी पड़ेगी, चाहे प्रमेय सिंह पढ़ो, चाहे संजीव वर्मा पढ़ो, तो उसके लिए फाउंडेशन तैयार करेगा। और उससे भी अहम क्या है, हमारा करंट न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो कंसेप्ट आपको लिखा होगा यहाँ पे, इन्फ्लेशन होता क्या है ना, और डेवलपमेंट क्या होती है। तो आगे जाके करंट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो इसलिए दो किताबों से आपकी फाउंडेशन बन जाएगी, बाकी जो हम यहाँ पे साथ और डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बायोलॉजी की किताब है 12th की, 12वीं की किताब है। उसके चैप्टर है 13 से लेकर 16 तक, 13, 14, 15, 16। ये जो चैप्टर है यही करना है अच्छी तरह से। अब इसको मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, कंसेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग भी होंगे इसमें। जैसे इकोलॉजी क्या होती है, और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ना, और कोई स्पीशीज़ क्या होता है, और जेनेटिक लेवल पर किस तरह की डिवीजन होती है। जो शब्द होते हैं उनको यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर करा होगा। उसके बाद बुक हम आगे बताएगा क्या कौन सी है, जैसे शंकराइएस वाली किताब है। तो एक ही हो गया। उसके बाद आ जाओगे साइंस में। अब साइंस में क्या है कि आपने साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर 10 तक, +1 +2 की नहीं पढ़नी, सिर्फ हमें 10 तक ही पढ़नी है साइंस की एनसीईआरटी। और देखो, तो जितनी भी एनसीईआरटी है, जो ये एक पूरा सेट बन गया है, इतनी एनसीईआरटी है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो हमने क्या कर रखा है इसके लिए, जैसे मैंने बताया भी कि 5 मंथ का टाइम दे रखा है। और देखो, जो तो बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे ना, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर अंदर आप एकदम एक अच्छी तैयारी के साथ उतरोगे पेपर देने के लिए। तो अब हमने क्या, पहली स्टेज क्या देखी हमने, पहली स्टेज में तो मैंने बताया था आपको कि सिंपली क्या करना है, आपने 10 दिन का आपको टास्क दिया जाता है कि 10 दिन में आपने कुछ नहीं करना, 10 दिन में आपने सिर्फ एनालिसिस करना है। अब सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज में क्या बता दिया मैंने आपको, एनसीईआरटी। तो ये कब से रखना है आपने, 12 मार्च से लेकर 12 अगस्त तक। तो इस पीरियड में आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी। उसके बाद टेस्ट, और उसके बाद जो आपके डाउट वाली क्लासेस होगी। और अगर आप चाहो तो इसके अंडरलाइन कर दो, आप चाहो इसके नोट्स बना दो। तो ये आपकी एक फाउंडेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाओ थर्ड स्टेज में। अब जो थर्ड स्टेज है ना, ये समझ लो अब आपकी ये असल में आपके अब समझ लो कि एडवांस लेवल की तैयारी होगी अब इसके ऊपर आपकी। और इसके लिए आपको तैयार रहना है अब, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके बेसिक कंसेप्ट बने होंगे और एक फाउंडेशन आपने इसके ऊपर और बड़ी बिल्ड करनी है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आएगी स्टैंडर्ड बुक्स। और देखो, अब जैसे हमने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स की बात बताऊँ, ये ही किताबें पढ़नी है आपने, इसके बाहर नहीं जाना। और देखो स्टैंडर्ड बुक्स क्या होगी, अब जैसे जिसने पॉलिटी की किताबें पढ़ ली 2 एनसीईआरटी, वो पढ़ेगा अब क्या, लक्ष्मीकांत। इसमें भी सेम तरीका रहेगा, 15 दिन का आपको टास्क दिया जाएगा और 16 डे तो आपको टेस्ट होगा। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट मिडिवल सिर्फ एनसीईआरटी से ही कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने मॉडर्न के लिए किताब पढ़नी है। मॉडर्न के लिए क्या पढ़नी है हमने, स्पेक्ट्रम। मॉडर्न के लिए हमारी स्पेक्ट्रम की किताब आएगी, बस एक किताब पढ़नी है। एनसीईआरटी पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो इससे बात बन जाएगी। और
पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी के लिए देखो वैसे तो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो, माजिद हुसैन की पढ़ लो और जीसी लियोंग पढ़ लो, पर मैं ये मानता हूँ उसके आपने कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं, वो भी बाद में जाके अगर आपको लगेगा। बट उससे पहले मैं आपको ये चाहूँगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करें। जिस दिन आपको मन से ये आवाज़ आएगी कि मेरी एनसीईआरटी पे कमांड हो चुकी है अच्छी तरह से, अब मैं कुछ और पढ़ूँ, तो ही पढ़ना। तो अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे भी जाओगे ना पेपर देने, चाहे प्री का चाहे मेंस का, इवन कुछ हद तक ऑप्शनल पे अगर किसी ने रखा होगा, क्योंकि +1 +2 की एनसीईआरटी बहुत स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी है, तो सिलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ सकते हो बाद में। तो अभी मैं फ़िलहाल इसके लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको फिर भी लेनी होगी तो जीसी लियोंग की किताब है वो ले लेना, बाकी सारा इसका एनसीईआरटी के ऊपर ही काम चलेगा। तो ज्योग्राफी हो गई एनसीईआरटी बेस्ड। अब इसके बाद आती है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए क्या सजेस्ट करूँगा हम, सबसे एक किताब आती है संजीव वर्मा। संजीव वर्मा की बड़ी बेसिक किताब है, उसको पढ़ो। सारा डिफाइन किया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। और अब सारा इसमें रोल आता है किसका, करंट का। अब करंट में इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, स्कीम्स है, ये है। तो उसके लिए आपको एक करंट अखबार भी पढ़ोगे आप, और कोई एक मैगजीन ही पढ़नी पड़ेगी आपको, कोई एक मैगजीन हिसाब से पढ़ लेनी चाहिए। और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी एक थॉट प्रोसेस अच्छी होती है, हमारी वोकेबलरी अच्छी बनती है, आंसर राइटिंग करने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, या तो पढ़ो इंडियन एक्सप्रेस। तो इन दोनों में से एक पढ़ो। और हिमाचल वाले पार्ट के लिए ट्रिब्यून का हिमाचल वाला सेक्शन प्लस गिरिराज। तो गिरिराज चाहे आप सारा पेपर ना भी पढ़ो तो हम जो डालते हैं उसकी समरी वो भी चल जाएगा। तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और इकोनॉमी हो गई। और साइंस मेंस में नहीं आती, और साइंस के लिए वो एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। और एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ी थी आपने, एक किताब आएगी कौन से वाली, शंकर आईएएस वाली, एक बुक आप ये पढ़ लो, है ना। तो यही स्टैंडर्ड बुक्स है, इन्हीं बुक के सारे अभी आपने चलना है अच्छी तरह से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर ये वाली भी चीज़ें हो गई और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है और फ्रिक्वेंटली आप टेस्ट दे रहे हो, और अब यहाँ चाहूँगा मैं आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाए, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम आपको किसके लिए निकाला है, आंसर के लिए। अब आंसर राइटिंग के लिए आप रोज़ तो निकाल नहीं पाओगे आंसर, तो अब आंसर राइटिंग कब करनी है आपने, या वीकली करनी है कि वीक में एक आंसर लिख लो या वीक में 2 आंसर लिख लो, है ना। पहली स्टेज में आपने आंसर राइटिंग नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम आपने चीज़ें समझनी है, जानना है। तो सेकंड स्टेज में देखो तो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एकेडमी के किसी के नोट्स ही पढ़ सकते हो आप, है ना, जो बिल्कुल बना रखे होगे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस स्टेज में आपकी मेंस की तैयारी हो जाए। और बार बार बता रहा हूँ कि हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं होगी, अगर आपकी प्लानिंग सही होगी। तो एकेडमी के नोट्स पढ़ोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो टॉपिक आपके छूट गए पीछे से वो सारे कवर हो जाएंगे। और उस एकेडमी के नोट्स में से अगर आपको नोट्स दे दिए, चाहे हमने अपनी एकेडमी के दे दिए, किसी और ने दे दिए, उसमें से मैं बताऊँ आप, अगर आपने ये पीछे वाले सारा पढ़ा हो ना, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होगी, तो उन नोट्स में से भी आप 50-60% पढ़ोगे, 50-60% छोड़ दोगे आप उन नोट्स को पढ़ने। क्यों? क्योंकि वो आपने पढ़ रखा होगा पहले ही। तो इस तरह से क्या होगा, तो आपका अब इस लेवल पे लगेगा आपको कि कंप्लीट की तरफ जा रहे हो आप, आंसर राइटिंग भी कर रहे हो आप और नोट्स ही पढ़ रहे हो आप, और अब आपको पेपर की समझ भी आ गई है कि क्या है और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और कितना समय आपको आंसर राइटिंग में कहाँ देना चाहिए। और न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स, और इस स्टेज में आपको बिल्ड करना है अपना करंट अफेयर। देखो मैंने बताया पहली स्टेज में आपके लिए अगर नहीं भी हो रहा है मैनेज तो भी आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, बट इस स्टेज में आपके करंट अफेयर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम आपका प्री होगा, उसके लिए भी काम आएगा। प्री के बाद समय कम मिलता है तो तुरंत आपका मेंस होगा। तो इस स्टेज में आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेसिक आपको पता होगा। अब करंट अफेयर में आ गया कि इंडिया में इन्फ्लेशन गिर गया है या इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन गिर गया बढ़ गया तो अब आपको करंट समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने एनसीईआरटी में इन्फ्लेशन के बारे में समझा क्या होता है, फिर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो। अगर अब भी आपको करंट अफेयर पढ़ते हुए इन्फ्लेशन नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी प्लानिंग और तैयारी में कुछ गड़बड़ है। और अगर आप शुरू में सोचोगे, आप पहली एडवांस स्टेज में ही कि मुझे पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या है,
तो फिर उसमें कोई गलती नहीं है आपकी, तो फिर तो नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपको उस कंसेप्ट समझा ही नहीं है ये, है ना। अब जैसे मान लो अगर अब एकदम से आज न्यूज़ आ गई कि यूक्रेन में रशिया की वॉर हो रही है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। अब ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप इसमें तवज्जो नहीं दोगे, अगर आपने पिछले नहीं पढ़ा होगा। अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में क्लियर लिखा होगा कि ह्यूमन राइट्स क्या है, उसके बाद लक्ष्मीकांत में समझोगे ह्यूमन राइट्स क्या है, और आज पढ़ रहे हो क्या कि आज ये स्थिति है तो ह्यूमन राइट की वायलेशन है, तो आपको करंट पढ़ने में समय भी कम लगेगा, पर पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो तभी पूरा हो पाएगा आपका, ठीक है जी। और वीकली आंसर राइटिंग भी ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि प्री के बाद टाइम नहीं मिलेगा आंसर राइटिंग करने का। अब देखो जी, अब एक मेन बात है यहाँ पे, इस तैयारी के अंदर हम आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप अपना ऑप्शनल भी पढ़ो, क्योंकि आप समझो बात, तो ऑप्शनल कब पढ़ोगे आप, क्योंकि पहले स्टेज में आप ऑप्शनल इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या है, अभी तो आपने अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, और सेकंड स्टेज में आपको ऑप्शनल के लिए 2-2, 3-3 घंटे देने चाहिए। और हिमाचल के लिए खासकर कोई ऑप्शनल ऐसा नहीं है जो 5 मंथ से ज़्यादा लगाएगा। तो इस स्टेज में क्या करो, ऑप्शनल को भी पढ़ो साथ साथ में। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, और उधर से क्या कर रहे हो, हफ्ते में एक दिन क्या कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो अब आप समझो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा तैयारी में, 6-7 घंटे देने पड़ेंगे, 8 घंटे देने पड़ेंगे, और जो तो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं वो 7-8 घंटे में उनको देने चाहिए, है ना। उससे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है जी। और अब देखो कवरेज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि आपकी जो कवरेज है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थर्ड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आपने जाना 10 दिन में क्या होता है, सेकंड स्टेज में आपने पूरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी, और थर्ड स्टेज में आप एकदम उस जगह खड़े हो गए कि भैया अब मुझे करना है, बस अब मेरा सब कुछ तैयार है। अब देखो जैसे आप थर्ड स्टेज में पहुंचे, कब से स्टार्ट हुई है, अगस्त से स्टार्ट हुई, कब तक चली है, जनवरी तक, जनवरी के फर्स्ट वीक तक। अब जनवरी के फर्स्ट वीक में क्या करना है, आपने सारा ये वाइंड अप कर दिया, अब आपका कॉन्फिडेंस बना होगा। अब जाओगे आप फोर्थ स्टेज के लिए। तो जो नेक्स्ट स्टेज है, अब देखो नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ स्टेज। अब देखो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, अब फोर्थ स्टेज में देखो क्या है। अब आपको पता है कि जनवरी आ चुका है, 13 जनवरी का मैंने रखा था टारगेट रफली। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करीब करीब 2.5-3 या 3.5 महीने हम अप्रैल में लेके पेपर मान के चल रहा है। हो सकता है मई में हो या जून में हो, बट अप्रैल में मानना चाहिए पेपर अप्रैल में होगा। तो अब इस टाइम किस पे फोकस करोगे आप, सिर्फ प्रीलिम्स पे। अब आपकी इतनी पैनी नजर होनी चाहिए, जो मैंने आज तक पढ़ा है, मार्च से लेकर जनवरी तक पढ़ा है, उसमें से कौन सा पार्ट प्रीलिम्स वाला है उसको तो मैं करूँ रिवाइज कम से कम 4 बारी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर मैंने पहले एनालिसिस लेवल में पढ़े, अब मैं थोड़ा फैक्चुअल लेवल में पढ़ूंगा। अभी आपने पढ़ा कि G20 होता क्या है, अब क्या पढ़ोगे आप, G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी, अभी रिसेंटली कब हुई थी, पिछले साल कब हुई थी। अब आपको वो फैक्ट भी थोड़े देखने पड़ेंगे कि आगे आप आंसर कर पाओ। अभी तक आपने पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी। अब आप पढ़ोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है इस साल, पिछले साल क्या रैंकिंग थी, साल पहले नंबर में कौन आया। तो अब आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा प्रे की तरफ। अब उसके लिए सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रिवीजन। अब यहाँ मैं आपसे ये नहीं उम्मीद करेगा हम लोग आपसे कि आप कुछ नया पढ़े, तो यहाँ पे फोकस किस पे रहना चाहिए, रिवीजन पे, नया नहीं पढ़ना। अब इन दोनों को इक्वेट कौन करेगा कि जब लगेगा आपको कि यहाँ सही चल रहा है सब कुछ, वो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज चाहे आप 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी अब कहाँ लगेगी, टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज के साथ फिर रिवीजन करोगे आप, और फिर देखोगे कि प्रीलिम्स में कहाँ गलती रह रही है। तो आपका टेस्ट सीरीज हो गई यहाँ पे। तो अब इस स्टेज में क्या होगा, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप किस मूड में हो, सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज में। अगर आपको लगता है कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी तैयारी करने की सोच रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, अभी अप्रैल मई में पेपर होने वाला है और अभी सोच रहे हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखो ना, कर तो सकते हैं आप, प्री की तैयारी कर भी लोगे आप, है ना, हो भी सकता है क्लियर, बट वो आपको वो फील नहीं आएगा कि हाँ यार मैं अब मेंस भी दे सकता हूँ, मेरी अब है एक तैयारी।
तो थोड़ा सा धोखा सा हो जाएगा अपने साथ ना। तो इसलिए क्या है कि 1 साल की आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये 4 स्टेजेज होगी। अब अगली स्टेज हम इसके बाद ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान है कि एक बारी आपको कहाँ पे ले जाना, प्रीलिम्स तक। और जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद वाला जो टाइम बचेगा 2-3 महीने का बीच में, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में कम समय होता है। तो अगर पेपर आपका प्री का जब होगा उसके बाद आप नेट 3 मंथ मानो, 3 मंथ मान लो आपके पास अब मेंस के बीच का टाइम है। तो उन 3 मंथ में क्या करोगे आप, जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स, जो नोट्स पढ़े हुए मेंस के लिए उनको रिवाइज करोगे, उनको पढ़ोगे, कुछ छूट गया उसको पढ़ोगे। अपना ऑप्शनल रिवाइज करने की स्थिति में तो सही है, अगर सोचोगे आप तैयार करना ऑप्शनल 3 महीने में, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और उधर से आपको हिंदी और इंग्लिश हिमाचल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हिंदी और इंग्लिश भी आपने उसी पीरियड में करनी है ना। और उससे भी बड़ी अहम चीज़ है आंसर राइटिंग। मैंने आपको बताया जो 3rd स्टेज थी उसमें आंसर राइटिंग वीकली 1-1, 2-2 क्वेश्चन, बट यहाँ पे आंसर राइटिंग आपने ऐसी करनी है जहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व करना है, 3 घंटे में सॉल्व करना है पूरा पेपर, और वही फोकस रहना चाहिए। तो इस स्टेज में जीएस का रिवीजन, नोट्स का रिवीजन एज पर द सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, और साथ में ऑप्शनल की तैयारी, रिवीजन करना अच्छी तरह से, आंसर राइटिंग करनी है, थोड़ा बहुत ऐसे देखना है ऐसे कैसे लिखते हैं, और हिंदी इंग्लिश तैयार करनी है। तो ये सिर्फ 3 महीने का टाइम है, तो इसमें टाइम कम होता है, तो इसमें यही होना चाहिए। तो नया पढ़ने का थोड़ा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को इतने वाला। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका, अगर आपका पेपर हुआ मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर तक आपका क्या होगा 2023 में मेंस। सितंबर, अक्टूबर, मेन में अक्टूबर, कभी हो सके नवंबर में चल जाएगा, क्योंकि पीछे कोविड वजह से नवंबर में गया है। नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर तक अब सरकार की पॉलिसी है कि दिसंबर तक सब फाइनल कर दे और फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट भी दे दे। तो ये लास्ट स्टेज है। MK गांधी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे स्टडी करें फॉर एलाइड। देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तो जैसे हमारे नोट्स भी है, उसको हम आपको दे देंगे और उसके द्वारा पढ़ना है आपने, है ना। और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब रही बात गांधी की, और गांधी के क्या कर लो, देखो गांधी के क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आने होते हैं प्री में, है ना, मेंस में भी आने होते हैं। तो मेंस के लिए तो एक डिफाइंड सिलेबस है UPSC HS वाला, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो, और उसके हमारे नोट्स बने बने तैयार है और क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। अब रही बात प्रीलिम्स की, प्रीलिम बहुत वास्ट है गांधी के ऊपर, बहुत वास्ट है। अब कभी क्वेश्चन कई तरह से पूछो, जैसे कोई एक बार पूछा था महात्मा गांधी जी किस किताब को देखकर पढ़कर रोने लग गए थे ना, तो उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। जो फ्रीडम स्ट्रगल वाली गांधी पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ लो, और जो टेस्ट हो गए गांधी के ऊपर वो कर लो। जैसे अभी हमारे टेस्ट सीरीज, उसमें हमने क्या कर दिया, एक पूरा टेस्ट ही गांधी के ऊपर बना दिया, है ना। तो 100 कर क्वेश्चन उसमें से निकाल दो, कुछ आपने फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन इधर उधर से कर लो। तो गांधी पे 10-12 क्वेश्चन आने हैं, तो 10-12 में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, 4-5 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आएगा, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बट जो क्वेश्चन सबको आ रहे हैं वो आपको करना है। तो गांधी के लिए, प्री के लिए तो वास्ट है, कुछ क्वेश्चन, कुछ नोट्स वो पढ़ लो, और मेंस के लिए नोट्स है, जैसे हमारे नोट्स मेंस के, उसमें आपको मिल जाएगा वो वाले। इज़ इट गुड डिसीजन टू स्टार्ट प्रिपरेशन एट द एज ऑफ 25। देखो 25 में स्टार्ट करना बहुत ही बढ़िया है। 25 की एज में बिल्कुल सही है कि देखो पूरी 1 साल आप तैयारी करो। तो जैसे मैंने ये प्लान आप समझ गए हो ना कि मैंने कैसे बनाया है, कि अब अगले साल आप पेपर देने जाओगे, तो अगला साल आपका किस में निकल जाएगा, पेपर में निकल जाएगा पूरा। तो अगला साल कैसे निकलेगा आपका पेपर में, पहले आप मई जून में प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, तो 1 साल आपका प्रिपरेशन में चला गया और 1 साल आपका एग्जाम में चला गया। तो 2 साल आपके लग गए यहाँ पे। अगर आपने प्री दिया पहले अटेम्प्ट में तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आपको सारी चीज़ समझ आ गई है, मेंस की बातें समझ आ गई। अगर मेंस दिया फिर और बढ़िया बात है। तो अगर आपको तीसरा साल भी लगाना पड़े तो उस टाइम तक आप सब कुछ कर चुके होगे। एक राउंड में आप सारी बुक्स पढ़ रखे होगे, रिवीजन कर रखे होगे, टेस्ट सीरीज कर रखी होगी, प्री की भी और मेंस की भी, और उधर से आपको अपना खुद का भी पता लग गया है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में करता क्या हूँ, है ना। तो आप जिस स्टेज में तैयारी करने की सोच रहे हो तो वो बिल्कुल सही है एकदम से। HPGK का पैटर्न काफ़ी फैक्चुअल होता है, हो रहा है, लास्ट ईयर काफ़ी टफ था, उसके लिए कैसे तैयारी करें, कौन से कोचिंग पे ज़्यादा फोकस, चीज़ों में ज़्यादा फोकस करें। देखो HPGK क्या नाम, मैं बता रहा हूँ ना, HPGK ऐसा नहीं है कि आज की डेट से कुछ ही चीज़ों में फोकस करें, क्योंकि हिमाचल जी के फैक्चुअल के साथ साथ थोड़ी समझने वाली भी है। ऐसे कल्चर वाला पार्ट है, उसको बड़ा फोकस कर रहे हो, है ना।
कल्चर में क्या है, हमारा ड्रेसेस क्या है, डांसेस क्या है, टेम्पल्स क्या है। और अब पिछले 4-5 साल से हिस्ट्री नहीं पूछे, तब हिस्ट्री पूछ रहे हैं। और अभी सेंसस आने वाला है, उस पर सेंसस पे क्वेश्चन आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें एचपीजी के सारी ही पढ़नी है, तो 2 तरीके इसके फैक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और थोड़ा सा ना आपको हिमाचल के प्रति थोड़ी सी अपनी अपनी होती है ना एक बिलोंगिंगनेस शो करनी है, कि आपने समझना है यार यहाँ पर अगर ये शिवरात्रि फेस्टिवल हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, अगर ये पास वहाँ से वहाँ जा रहा है तो क्यों जा रहा है ना, कि मतलब इस पास की क्या वैल्यू है, कैसे कनेक्ट करता है लोगों को कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली। तो थोड़ा सा ऐसा टच देना पड़ेगा। और किताबें मैं बार बार बताता हूँ, एक तो रेफरेंस के तौर पर आप जगमोहन बुलोखड़ा पढ़ सकते हो, उसके बाद हमारी बुक को आप उसके साथ जोड़ दो, जो सफिशिएंट है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, गिरिराज पढ़ो, और मंथली जो वीकली जो डेली पेपर आता है ट्रिब्यून, उसको पढ़ लो। तो उसमें बहुत हो जाता है ना, बहुत हो जाता है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है इसमें। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं 4 साइज के पेपर। देखो मैं बात बता रहा हूँ कि अब देखो किसी की बड़ी स्पीड होती है, पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लेते हैं, तो उनको नोट्स नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा जस्ट। तो नोट्स तो बड़ा लेंथी हो जाता है, सिर्फ जस्ट बनानी है आपने। कि अब जैसे कुछ बात लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल कि मॉनसून कैसे आता है, तो मॉनसून की आप सीधी जस्ट लिखोगे, प्रेशर बेल्ट बनती है और उस प्रेशर से विंड किधर को किधर मूव करती है, आगे लिख लो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो ऐसे से छोटी छोटी बातें लिखनी है आपने, कि जहाँ से आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाए कि बस आगे समझने में, क्योंकि पढ़ना तो आगे स्टैंडर्ड बुक्स है। तो इसलिए नोट्स की बजाय जस्ट बनाओ। और दूसरा तरीका ये है कि अंडरलाइन करो, चीज़ों को मार्क कर दो और उसके साइड में ही लिख लो, है ना। और क्योंकि बार बारी ये समझो आप बात कि जो आप पढ़ रहे हो ना, जो आपकी तैयारी है वो उस टाइम हेल्प करे आपकी जब आप रिवीजन कर रहे हो। अब ऐसा ना हो आपने बनाया नोट्स इतनी मेहनत से, और जब वक्त आया रिवीजन करने वाला तब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि अभी ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, वो तो आपने फिर बल्कि बना दिया। तो इतना होना चाहिए कि रिवाइज करने में आपको कोई परेशानी ना आए, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो 15 डेज़ की जो टेस्ट वाला जो हमने रखा है, वो हमने इसीलिए रखा है कि आपको पता चलता रहे पीछे कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। वो बहुत ज़रूरी है जानना। सर हिंदी एंड इंग्लिश के साथ कैसे स्टडी करें? हिंदी एंड इंग्लिश के साथ, हिंदी एंड इंग्लिश प्रे के साथ। अच्छा देखो, अगर तो देखो आप बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में आप छोड़ दो हिंदी इंग्लिश को, सेकंड और थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में करो जब आपकी ना इतनी सारी चीज़ें हो रखी होगी, आपका जीएस में कमांड है, आंसर लिखने लायक हो गया आप ना। मैं कहता हूँ हिंदी और इंग्लिश आप ना एक धक्का लगता है उसने बड़ा ज़ोर से कि भैया करना है करना है करना है। तो अगर आप 3 महीने में जो प्री और मेंस के बीच में टाइम मिलता है ना, अगर उसमें आप 2-2 घंटे भी हिंदी इंग्लिश करोगे तो हो जाता है। क्योंकि उस टाइम आपका ना मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है कि भाई मुझे करना है, बाकी तो मेरा सब कुछ हो रखा है, यही बचा हुआ है। तो अगर आपने ये सारी कोर चीज़ें कर दी ना, और इतनी इतनी पोटेंशियल है आपके अंदर, कैपेबिलिटी है, मैं कहता हूँ हिंदी इंग्लिश आप कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है उसकी, है ना। बट शुरू में मुश्किल हो जाता है। अगर अभी आप कोर सब्जेक्ट आपके पता नहीं, अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में आपकी कमांड है नहीं, करंट में कमांड है नहीं, अभी आप हिंदी इंग्लिश कर रहे हो, तो आपका ना एक होती है ना कि मिसमैच हो जाएगी आपकी जो प्लानिंग है, कि आपको लगेगा कि आप कोर चीज़ें कर नहीं रहे हो, अभी ये कर रहे हो। तो क्योंकि इसने बेनिफिट कब देना है आपको? मेंस में। वहाँ कहाँ देना है बेनिफिट आपको? वहाँ देना है सिर्फ क्वालिफाई करने में। अब जो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपको प्री से लेकर मेंस इंटरव्यू तक पहुँचाएगी, है ना। तो अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो हिंदी इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ है। अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं भी हिंदी इंग्लिश ऐसे ही पढ़ता था, है ना। तो मुझे पता था कि यार मेरा जीएस में कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में एक बार तो मेहनत लगेगी 2-3 महीने, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, ठीक है जी। सर व्हाट बुक शुड बी फॉलोड फॉर एचपी रिलेटेड टॉपिक्स एज फाउंडेशन वर्क अलॉन्ग विद एनसीईआरटी इन द फर्स्ट 5 मंथ्स? देखो फर्स्ट 5 मंथ में आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप शुरू में तैयारी कर रहे हो, मैं तो आपको ये बोलूँगा फर्स्ट 5 मंथ अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी, हिमाचल जी के करंट अफेयर्स के बाद टाइम बच रहा है, और आप आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर लो, आपके पास टाइम है। पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत, जो मैंने 4th स्टेज वाली किताबें बताई है स्टैंडर्ड बुक्स, उनको ही पढ़ो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यही सही से करना है, तो मेरे को शायद ये लगता है ना कि 4-5 महीने में आपकी एनसीईआरटी भी होगी। अगर आप +1 +2 की एनसीईआरटी पढ़ोगे ज्योग्राफी की ना, तो आपका 1 महीना तो वही ले लेगी आपकी, 15-20 दिन आपका इकोनॉमी ले लेगा, 20-25 दिन आपकी साइंस ले लेगी अगर सही से करोगे। फिर एचपी भी पढ़नी है, आपने करंट अफेयर पढ़ना है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पोटेंशियल में थोड़ी देखें।
तो एक एवरेज और एवरेज स्टूडेंट की तो ये बात है कि वो एनसीईआरटी करे सही तरीके से इन टाइम में, बट वो टेस्ट भी करने हैं, उसको रिवाइज भी करना है उसको। तो जितना आप यहाँ पे टाइम लगाओगे ना, अगले स्टेज में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। और अब लगता है कि आपको पढ़ सकता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। उसका तरीका ये है, पॉलिटी की एनसीईआरटी खत्म हुई, साथ में लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो हुई खत्म, चलो उसके साथ कोई है नहीं है। इकोनॉमी की हुई रमेश सिंह, है ना। तो इतना कर सकते हैं आप, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सर मैं पूछ रहा था कि हिमाचल में जैसे फैक्ट्स हमें बहुत याद रखने होते हैं, तो हम स्पेसिफिकली कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स को हम मतलब पढ़ते हुए याद रखें, लेकिन जो इस बार जैसे पिछले साल एचएस के एग्जाम में जैसे प्रार्थना समाज का भी ईयर पूछ लिया, और मतलब और ये भी जैसे फाउंडिंग वो पूछ लिया, मतलब फैक्ट्स पे ज़्यादा आगे ना, जो नॉर्मल हिस्ट्री होती है उसमें भी फैक्ट्स पे ज़्यादा कुछ पूछ लेते हैं। जो जनरल तैयारी करते हैं ना सर, हम जैसे यूपीएससी की भी या और स्टेट सर्विसेज की भी, तो हम जनरली मतलब फैक्ट्स को इतना मतलब वो नहीं देते, क्योंकि और पेपर में भी जैसे यूपीएससी में भी थोड़ा मतलब कंसेप्चुअली पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हिमाचल में भी फैक्ट्स याद करना पड़ता है उसमें। देखो उसका उसका देखो तरीका ये है ना, अगर आप हिमाचल का पेपर ध्यान में है आपके, मैंने देना है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको ना थोड़ा शुरू से रखना चाहिए फैक्ट्स के ऊपर जोर। अब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मान लो सेकंड स्टेज में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उस टाइम देखो कि कुछ कुछ फैक्ट्स वहीं पे देखना स्टार्ट कर दो। अब जैसे प्रार्थना समाज कब बना, कहीं हिस्ट्री में आप पढ़ोगे प्रार्थना समाज इस डेट को बना और इस नेता ने बनाया, तो उसको अंडरलाइन करके रखो। और एक अपनी बुक लगा लो, उसमें लगाओ फैक्ट्स के नाम लिख लो उसमें। जैसे आपने हिस्ट्री की एक डायरी लगा ली छोटी सी, तो उसमें देखो हिस्ट्री का जो लगता है कि आपको फैक्ट्स ये याद रखने चाहिए आपको, वो रख लो आप याद, उसमें लिखते रहो और इनको बार बार ही देखते रहो। फिर सेकंड स्टेज में भी आके वैसे करो, जो जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो उसमें थोड़े थोड़े फैक्ट्स देखो। अब जो ये वाली लास्ट है ना, फोर्थ स्टेज, ओनली प्रीलिम्स रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, उसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस तरफ, जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब वो फैक्ट्स है कि जो 50-60% लोगों को आते हैं। अच्छा, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं उनके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। अब जैसे मान लो पिछले साल एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हिमाचल की एक डब मैरिज है, उस मैरिज का किस नॉर्थ ईस्ट की मैरिज के साथ कोई रिलेशन है। अब देखो ऐसे फैक्ट्स के पीछे अगर भागोगे ना आप, तो आपकी तैयारी की चीज़ ही डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी, क्योंकि वो 5-7 क्वेश्चन इस तरह के हैं। उन 5-7 क्वेश्चन के पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, आप पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो अब। और अगर उन ऐसे क्वेश्चन 5 पूछ लिए, उन 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास चाहे 5 साल लगा दो, फिर भी कम पड़ेगा। उनको छोड़ो, जिनके फैक्ट्स आपको पता है कि ये करने चाहिए, ये मेरे से हो सकता है, उस पर रिवाइज कर लो, है ना। तो 2 तरीके हैं, एक तो थोड़ी सी अपनी माइंड की इस तरह की प्रेपरेशन करो दिमाग की कि भैया मुझे फैक्ट्स भी थोड़े से रखने पड़ेगा याद, है ना। और दूसरी कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनके पीछे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं इस तरह से, सर इस बार ये क्वेश्चन पूछ लो, इस बार ये क्वेश्चन पूछ लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5-7 क्वेश्चन होते हैं वो किसी को भी नहीं आते। और आपको बताऊँ, जो इंसान सेलेक्टिव होता है ना, उसको भी नहीं आता वो क्वेश्चन, बट फ़र्क इतना होता है कि उसको भी नहीं आता वो क्वेश्चन, आपको भी नहीं आता, बट दूसरी चीज़ उसको आती है। तो जनरल जो चीज़ है जो सबको आती है वो आपको आनी चाहिए, जो नहीं आते सबको वो नहीं भी आए तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात है प्रीलिम्स की। और प्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जब 60% से ऊपर कट ऑफ जाएगी तो 60-55 से करीब रहती है, तो वो उन चीज़ों से एड्रेस हो जाती है जो आपने पढ़ रखी है। हाँ, बट इतना ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा अपना माइंड तैयार करना पड़ेगा कि मुझे थोड़े थोड़े फैक्ट्स को भी पकड़ना है। ठीक है जी। टू रिमेंबर किंग्स नेम्स आर रियली अ चैलेंज इन द HPG के। देखो इसको रिमेंबर करना थोड़ा चैलेंजिंग तो है, बट अगर आप बार बार ही पढ़ोगे तो हो जाएगा। और फिर से यही है कि आपको थोड़ा सा टच देना पड़ेगा कि हाँ मैं हिमाचल से हूँ और मुझे हिमाचल के राजाओं के बारे में जानना है ना। और उसको रिलेट करना है, एसोसिएट करना है राजा को कि भैया इसने ये वॉर लड़ी, इसने ये मंदिर बनाया, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका उसका लिंक डेवलप करना पड़ेगा। तो वो तरीका है उसके लिए। एक दूसरा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और चौथा तरीका है कि टेस्ट सीरीज करो खूब सारी हिमाचल जी के। तो अगर एक बार आपके पकड़ में आ गई चीज़ें तो वो हो जाएगा। तो ना इनिशियली देखो 2-3 बारी में तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप हमारी किताब है, अगर आप उस किताब को 4 बारी पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी
सॉल्व हो जाएगी। सर आई हैव ब्रॉट न्यू एनसीईआरटी बुक, विल दे कैटर द पर्पज ऑफ द नीड टू ब्रॉट द ओल्डर वन? बिल्कुल कर सकता है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसलिए कुछ किताबें मैंने ओल्ड लिखी है खासकर हिस्ट्री की, तो उसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अदरवाइज एनसीईआरटी अगर आपने न्यू पढ़नी है तो न्यू ही पढ़े, तो भी कोई टेंशन नहीं है ना। बट इतना ज़रूर होगा, अगर आप हमारे साथ करोगे, जो हम टेस्ट बनाएंगे तो वो हम इसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे जो मैंने यहाँ पे सेट बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा वो टेस्ट सीरीज। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स अदर सोर्सेज देन न्यूज़पेपर क्या होने चाहिए? देखो, न्यूज़पेपर के साथ एक मैगजीन, मंथली 3 मंथ की वाली या 6 मंथ वाली पढ़ लो। तो उसके लिए क्या, जैसे अब हमारी मंथली, पहले हमारी मंथली आती थी, अब हमने क्या कर दिया, इस साल के लिए उसको ईयरली किया हुआ, सिर्फ 1 साल के लिए, क्योंकि अभी पेपर आने वाला एलाइड को, तो मार्च तक हमारी एक मैगजीन आएगी, तो उसको पढ़ लेना जो भी पेपर दे रहे। और आगे से हम क्या करेंगे, या तो हमारी 3 मंथ में एक आएगी या 6 मंथ में एक आएगी, ना ईयरली आएगी ना ही मंथली आएगी, 3 मंथ और 6 मंथ, तो उसको पढ़ लो तो सफिशेंट है ना। और या तो कोई और सोर्सेस है, थोड़ा सा और बढ़िया लेवल बढ़ाना है, तो जैसे विजन की आती है, विजन आईएएस की, उनकी पढ़ लो, दृष्टि वालों की पढ़ लो, है ना। एक मैगजीन पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, और सभी ने अच्छी मेहनत की होती है, और क्योंकि न्यूज़ वही रहती है, बट थोड़ा सा हमारा माइंड सेटअप होता है कि हाँ इसमें ये है उसमें है, बट इतना ज़रूर देखना कि हमारे लिए कौन सी ज़रूरी है। जैसे अब विजन की वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी होती है कई बार ना, तो वो काम नहीं आती हमारे लिए, तो उसके लिए क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अगेन यही बताऊँगा कि पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो आप छांट कर पाओगे। अब आपको क्या पता है कि वहाँ लिख लिया कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर इतना पैसा दे दिया, आपने कभी सुना ही नहीं क्या होता है। तो इसलिए क्या है कि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। अगर ये स्ट्रांग हो गए ना, तो करंट अफेयर आप खुद ही बताओगे कि कौन सी मैगजीन मेरे लिए सूटेबल है। बट एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर बस बहुत है, इससे ऊपर नहीं पढ़ना। सर जैसे हम लोग प्री का एग्जाम देते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, कई बार क्वेश्चंस हमें मतलब पूरा उसको क्लियरली आता नहीं है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं जब आप हमें ये पता है कि हमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका आंसर पता नहीं है, बट हम 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, तो सर वो कैसे? प्रीलिम्स में 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है, एक है रिवीजन और एक है टेस्ट सीरीज़ के द्वारा प्रैक्टिस करना। देखो, अगर आपकी रिवीजन स्ट्रांग होगी ना, एक मेथड लगता है एलिमिनेशन वाला, जो पिछले साल वाला प्री वाला क्वेश्चन था, पेपर था, उसमें एलिमिनेशन की बहुत स्कोप छोड़ी हुई थी। तो उसमें क्या होता है, एक तो करते हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें आपके दिमाग में आएगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर दो। आपको एक ऑप्शन लगता है कि नहीं आता, ये नहीं है, ये तो उसको ही बाहर कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये जो ऑप्शन से क्वेश्चन निकालना, एक होता है क्वेश्चन से ऑप्शन निकालना। अगर आपकी रिवीजन सही है और आपके पास अच्छा थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ऑप्शन से आप क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये चीज़ अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में करोगे डायरेक्टली तो शायद आपसे ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी। और टेस्ट सीरीज वो होनी चाहिए जो आज की ट्रेंड से ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें कम से कम 3-3, 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगर 3-3, 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करोगे आप, तो उससे आपके पास ये शक्ति आ जाएगी कि इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात क्या होती है, इसका तरीका क्या है कि जैसे आज आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया, अब पॉलिटी के टेस्ट में जैसे मान लो हमारा टेस्ट है एक, उसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमने दे दिए 4-4 स्टेटमेंट, तो एक पेपर के अंदर आ गए 400 स्टेटमेंट। अब 400 स्टेटमेंट की जब आप पूरी छानबीन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है। अब आगे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे हमने आपके सामने टेस्ट रखा, आपने दिया, यहाँ काम खत्म नहीं हुआ। अब आपका काम आगे बढ़ता है कि इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली जब आप रिवाइज करो तो आप पूरी पॉलिटी छान मारोगे कि कहाँ मुझे फैक्ट की कमी रह गई, कहाँ पे क्या रह गया। तो सारी चीज़ें क्या है ना कि एकदम से हम ये नहीं बोलूँगा मैं आप पेपर में आप इसको एड्रेस करो। तो इसके लिए क्या है, पीछे जाके कि जो आपकी प्रेपरेशन, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, एलिमिनेशन पावर और एलिमिनेशन रिवीजन के साथ, टेस्ट के साथ रिवीजन करना, तो ये पॉसिबल है। तो मैं कहता हूँ आराम से जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती प्रीलिम्स में। सर मैं करंटली जॉब का स्टूडेंट हूँ, अक्टूबर 2021 का बैच है मेरा। अच्छा। तो सर मेरे पास जो बुक सिस्टम प्रोवाइडेड है, मैं उनको कंटिन्यू करूं और साथ में अगर एनसीईआरटी से मिक्स करके करूं, या फिर जो वो क्लासेस चल रही हैं उनका अलग करूं और इसका अलग करूं?
देखो इसका करना है तो इसको आप किसकी तरफ से चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो उसमें आप ये समझो बात कि उसमें हमें थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि अब एकदम से हम एनसीईआरटी नहीं करवा पाते, उसमें हमारा क्या टारगेट रहता है कि सीधा सिलेबस पे आ जाए। तो अगर ये वाला जो तरीका है ये सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको लगता है 2023 के लिए टारगेट करना है ना आपने, तो मैं कहता हूँ उसको तो करो आप, वो तो आपको हेल्प करेगा, कर भी रहा है। और इसको अगर आप इस लाइन में करोगे ना तो उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा, है ना। और वो तब अगर आप 2023 के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं। सर मेरा जो ग्रेजुएशन है वो जून 2023 में कंप्लीट हो गया। अच्छा, हाँ अभी और टाइम है ना आपके पास, तो मैं आपको पूरा सजेस्ट करता हूँ आप इसको तो करो ही करो, इसको प्रॉपर करिए आप, ठीक है जी। थैंक यू सर। अब देखो ये भी मैं बताता हूँ कि अब जो हमने आपको टारगेट 15 दिन दिएगा हम पढ़ने के लिए, तो वो दो एनसीईआरटी चलानी है हमने, है ना, दो सब्जेक्ट की। अब देखो वो डिपेंड करता है कि अब कोई जॉब वाले हैं उनके पास तो समय कम है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है उसके पास वैसा टाइम है, कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा है उसके पास वैसा टाइम है ना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक आदमी को 4 घंटे तो करने चाहिए, 4-5 घंटे तो देने ही देने हैं। उसके बाद जो जिसके पास जितना टाइम है उतना करे वो, है ना, पर मिनिमम 4 घंटे तो होने चाहिए। अदरवाइज देखो 4 घंटे से नीचे करोगे तो फिर थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। 4 घंटे तो आपको ये श्योर कर लो कि आपने निकाले कहीं जॉब कर रहा है चाहे कोई जो मर्जी कर रहा है ना। उसके ऊपर 8 घंटे 9 घंटे 8-9 से फिर भी ज़्यादा भी मैं नहीं मानता कि शायद इतना पढ़ना भी, एक टाइम आएगा बीच में जब आप 8-10 घंटे पढ़ सकते हो, पर वो रेगुलर नहीं हो सकता कि वो कभी कभी बीच वैसा दौर आता है जब आप कर सकते हो, ठीक है जी। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, देखो ना एनसीईआरटी थोड़ा सा टफ है अभी हिंदी मीडियम में मिलना, तो अभी तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से कमिटमेंट नहीं रहेगी हिंदी मीडियम की, इंग्लिश की ही रहेगी, है ना। बाकी मेरे को थोड़ा टाइम दो, अरेंजमेंट करेंगे, अगर होगी तो वो भी हो जाएगा। सर हार्ड कॉपी की जगह पीडीएफ मिल सकती है? क्योंकि देखो ना एनसीईआरटी पीडीएफ में आती नहीं है तो फोटोकॉपी करवानी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें मैं खुद उसको अरेंज कर रहा हूँ, तो हार्ड कॉपी के सेट ही पॉसिबल हो पाएगा उसके हिंदी में। तो कोई बात नहीं, आप जिसका हिंदी मीडियम ना, अगर आपको चाहोगे तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं, बट उसके लिए देखो कई बार क्या होता है कि मैं शायद कॉल अटेंड ना कर पाऊँ आपकी, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप दुखी मत होना, और उसमें आप मैसेज लिख लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा, क्योंकि अभी आपको जो रजिस्टर होगा हम उनको हम रोल नंबर टाइप अलॉट कर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग हमारे साथ इस कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि मेरा ये नाम है, ये मेरा अलॉटमेंट नंबर है और मुझे आपसे बात करनी है ना, तो मैं आपको या मैं कॉल बैक करूँगा या मैं को टाइम दूंगा, तो उस समय हम फ़ोन पर वगैरह बात कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा कि किस तरह से हमें ये काम करना है। आई हैव हिंदी मीडियम, समवन कैन डाउनलोड फ्रॉम एनसीईआरटी ऐप, दे आर अवेलेबल। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, जहाँ पे आपको लगता है कि एनसीईआरटी ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर लो, वो भी बेस्ट है। क्योंकि देखो इससे मतलब नहीं, आपके पास वो सोर्स होना चाहिए बस, वो जैसे मर्जी अरेंज करो, और वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी कैसे आप अरेंज करते हो, ठीक है जी। इस बार पेपर दे रहे हैं, जो इस बार पेपर देंगे उनके लिए जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन आए थे सर, पिछली बार 10 क्वेश्चन थे सर। हाँ स्टेटमेंट 1 is 2, 2 is 2, इसको टैकल करने में कोई अलग तरीका है जो नॉर्मल एमसीक्यू होता है जवाब ऑप्शन वाले से? उसके लिए ना देखो तरीका कुछ एलिमिनेशन वाला है ना। बाकी कभी आपके साथ क्या कर लूँगा, मैं एक पेपर डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे, है ना, पेपर डिस्कस कर लूँगा कैसे करना है उसको अटेम्प्ट, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर एलाइड और एचएस के आप प्रोवाइड करवा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्री की तो हमारी एक बुक आती है, उसमें प्री के एचएस एलाइड एनटी की पूरे है पेपर है, एक्सप्लेन्ड है। और अब जो नए पेपर होने वाले इस साल वाले वो हमारी अपडेट हो रही है, तो आने वाले 1-2 महीने में आज तक के जितने पेपर है वो सारे उसमें मिल जाएंगे, तो वहाँ मिल जाएगा आपको विद एक्सप्लेनेशन। तो अगली हमारी जो मीटिंग होगी 12 तारीख को होगी, तो तब तक के लिए फ़िलहाल आप पढ़ लो, कुछ स्टार्ट कर लो, अखबार पढ़ना स्टार्ट कर लो, एचपीजी के पढ़ना स्टार्ट कर लो, और पॉलिटी पढ़ने के लिए मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो उस दिन थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि क्या होगा, तो फिर मैं आपके डाउट्स वगैरह भी लूँगा उस दिन क्वेश्चन को लेकर।